इनको मेरा प्यार भरा सलाम। और आज इस प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे सनम एजाज, हमारे सीनियर साथी सनम एजाज भी इस प्रोग्राम का खास हिस्सा बनेंगे। 10 बजे तक आप हमारे साथ रहिएगा। और सलाम जी कि आज के इस प्रोग्राम में हम जम्मू कश्मीर की मौसम की बात करेंगे, क्योंकि लगातार एक तरफ जहां चिले कलान चल रहा है तो चिले कलान का आज 20वां दिन है और 20वें दिन भी लगातार खुश्क मौसम के साथ ही शदीद सर्दी की लहर भी बदस्तूर जारी है। वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में भी इसी तरह की खबरें मौसूल हो रही हैं। उसके साथ साथ ही जहां हम जम्मू कश्मीर की मौसम की बात करेंगे तो कैंसर के बारे में भी बात करेंगे कि कैंसर किस तरह से तेजी से फैल रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। उसके साथ साथ ही भारतीय जनता पार्टी की जानिब से एक खास अभियान, एक खास मुहिम शुरू की जाएगी। रवा माह की 26 जनवरी के बाद ही इस मुहिम की शुरुआत होगी। और उसके साथ साथ ही सरहदी इलाका पूंछ की भी बात करेंगे, जहां पर कुछ देर पहले ही फोर्सेस की जानिब से एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है, उस पर भी बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे भी उस पर जुड़ेंगे। उसके साथ साथ ही कुछ अहम खबरों पर भी बात करेंगे, क्योंकि सरहद के उस पार पाकिस्तान की भी कुछ खबरें हैं। इमरान खान को एक और केस में गिरफ्तार कर दिया गया है, एक और केस जहां पर तोशाखाना के साथ साथ फर्द जुर्म आयद कर दिया गया। उसके साथ साथ ही GHQ हमले पर भी उसे मजीद गिरफ्तारी की गई है। और उसके साथ ही अगर हम बात करेंगे आज के दिन के हवाले से, आज की तारीख के दिन के हवाले से 10 जनवरी आज क्या कुछ हुआ है वो बताएंगे। और वो बताने के लिए मेरे साथ है सनम एजाज। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथी। और जिस तरह से गौर कुछ ने आपको अभी आज के प्रोग्राम में खास नुकात क्या रहेंगे, खास मुद्दे क्या रहेंगे, उसके हवाले से जानकारी दी। लेकिन सभी नाज़रीन को गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। और ये प्रोग्राम आप हमारी लाइव नशरियात में देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और इस प्रोग्राम के दौरान जिस तरह हम आपको देश दुनिया के बड़े मामलात से बाखबर करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिस तरह हाँ मेरे साथी ने आपको बताया कि आज तारीख का दिन क्या था, तो तारीख में आज माजी में बिल्कुल आज ही के तारीख में आज ही के दिन पे क्या कुछ हुआ वो आपको मैं थोड़ा सा बता ही दूं। और उसमें सबसे पहले आपको बताता चलूं साल 1863 1863 आज का दिन। और दुनिया में रेल जो है, जेर ज़मीन टनल जो है रेलों का, वो शुरू हुआ। पहली आज ट्रेन जो है वो लंदन में चली थी। साल था 1863। अंडर ग्राउंड टनल्स का जिस तरह लंदन या यूके में एक जाल बिछा हुआ है, तो उसकी शुरुआत आज ही के दिन से हुई थी। ये आज के दिन में, लेकिन आज के दिन में सल्तनत उस्मानिया एक बड़ा नाम था। सल्तनत उस्मानिया का एक दबदबा था और कई सौ साल तक दुनिया में या यूं कहें इस सारे खित्ते में एक राज करने वाली सल्तनत उस्मानिया। साल 1916 आज का दिन। और आज के दिन ही 1916 में सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हुआ था। ये पहली जंग अजीम थी और रूस और ने सल्तनत उस्मानिया को आज ही के दिन पे हरा दिया था। और फिर जब आज के दिन की बात करें तो आलमी जंग, फर्स्ट वर्ल्ड वार की अगर बात करें तो साल 1920 था और आज ही वारसा माहदा हुआ था। वारसा एग्रीमेंट आज के दिन पे हुआ था। और आज पहली आलमगीर जंग वर्ल्ड वार फर्स्ट आज के दिन ही खत्म हुई थी। एक तबाही मचाने के बाद वर्ल्ड वार फर्स्ट आज 1920 में आज के दिन खत्म हुई थी। और आज ही के दिन लीग ऑफ नेशंस का, फिर जिसे बाद में अक़वाम मुत्तहिदा भी का नाम भी दिया गया, एक तरह से नाम तो नहीं दिया बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा बनी लीग ऑफ नेशंस आज ही के दिन 1920 में आज इसका क़याम अमल में लाया गया था। और 1946 की अगर बात करें, 47 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। हिंदुस्तान पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुए। लेकिन आज ही के दिन 1946 में अक़वाम मुत्तहिदा की पहली जनरल असम्बली का क़याम भी हुआ और ये लंदन में हुआ था। यूजुअली ज़्यादा जो कुछ भी हुआ है वो यूरोप और उस आसपास के ममालिक में हुआ है दुनिया में आज तक। और उसमें 1946 था और आज के दिन अक़वाम मुत्तहिदा की पहली जनरल असम्बली का आज क़याम भी हुआ था। 1963 साल और हिंदुस्तान में 1963 में आज गोल्ड कंट्रोल स्कीम शुरू की गई। सोने का जो कंट्रोल है उसकी स्कीम जो है आज ही के दिन शुरू हुई। और आज का दिन साल 1966 हिंदुस्तान पाकिस्तान के मामलात और उनमें आज के दिन की अहमियत, जिसे आज ताशकंद एग्रीमेंट कहा जाता है, वो आज ही के दिन पे दस्तखत हुए थे। और ये हिंदुस्तान और जो पाकिस्तान है उनका दरमियान रूस में ये एग्रीमेंट हुआ था और उसे ताशकंद का एग्रीमेंट कहा जाता है।
और जब दुनिया की बात आ जाती है, रूस की बात जाती है, तो दुनिया की बात, तो आज ही के दिन 1987 में दुनिया के आसपास घूमने वाली पहली कश्ती का सफर, कश्ती का जो समुंदर से होते हुए दुनिया, सारी दुनिया को चक्कर लगा के आई, आज ही ये पहली चक्कर जो है मुंबई में इख्तिताम पसीर हुआ था। हिंदुस्तान के शहर मुंबई में आज ही के दिन साल 1987 था और कश्ती का सफ़र जो है वो आज ही के दिन ख़त्म हुआ था। और जिस तरह अब ये तारीख है, कुछ अवराक है कि हमें तारीख से याद रखना चाहिए, अपने माजी को, हमने असलाफ को भूलना नहीं है। लेकिन आज प्रेजेंट में क्या हो रहा है, तो माजी में जो कुछ भी हो आपको सुना, प्रेजेंट में इस वक्त कैसो कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन ये कश्मीर में बहुत पहले से चलता आ रहा है। शायद पहले कश्मीर में ही इसकी इजादात भी हो सकती है, जम्मू कश्मीर में। और कैसो का मतलब है कि कॉर्डन किया जाता है, सर्च की जाती है, और उससे कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन कहते हैं। और आए रोज़ खबर आती है, सुबह सुबह भी खबर आई है, और ये खित्ते पुंछ राजौरी के इलाके से खबर आ रही है। गौर जरा बताइए तफसील कहाँ पे कॉर्डन एंड सर्च। बात करेंगे सरहदी जिला पुंछ की, जहां पर दिगवार एरिया है, तेरवन इलाका है। सरहदी जिला पुंछ की दिगवार तेरवन इलाका है, जहां पर ये सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है, क्योंकि जराये का कहना है कि इलाके में मुश्तबा अफराद की नक्ल हरकत के बाद फौज पुलिस ने मुश्तरका तौर पर इलाके का मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई शुरू की है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल का एक इलाका है, दिगवार तेरवन इलाका पुंछ का, जो सरहद के बिल्कुल नजदीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक है, जहां पर आज सुबह ही फोर्सेस की जानिब से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। आपको बताते चले कि इससे पहले भी फोर्सेस की जानिब से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है सरहदी अजला, दोनों अजला के अंदर, जहां राजौरी पुंछ है, उसके साथ साथ ही जो बैनुल-अक़वामी सरहद है, वहां पर भी फोर्सेस की जानिब से न सिर्फ रात का गश्त तेज कर दिया गया है, बल्कि सर्च ऑपरेशन भी कुछ मुश्तबा अफराद की नक्ल हरकत के बाद ही सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। चलिए, गौर ने बता दिया सर्च ऑपरेशन है। ये दगवार का इलाका है, दगवार लाइन ऑफ कंट्रोल के पुंछ सेक्टर में पड़ता है। और दगवार जो बिल्कुल पिछले साल 2023 में हॉटस्पॉट बना हुआ था, और 2024 के आते आते भी इस इलाके में जो हालात देखे पुंछ राजौरी के इलाके में, और उसके बाद हर आए रोज़ हमें वहाँ से खबरें आती, क्योंकि फोर्सेस को जो ऑपरेशन हैं उनको बढ़ाया गया, आइडेंटिफाई किया जा चुका है, और उस वजह से इलाके में फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की जा चुका है। एडिशनल ट्रूप्स को पहले ही मंगवाया जा चुका है, और फिर अभी जो खबरें आ रही है कि एक बार फिर वहाँ पे ऑपरेशन शुरू किया गया जंगलात का। सनी शर्मा वहाँ से हमें शायद अपडेट करेंगे। सनी शर्मा से हम सीधा जाएंगे पुंछ में और जानेंगे कि दगवार से लेके जो बाकी इलाके क्या पोजीशन है और ये ऑपरेशन किन बुनियादों पे किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया सनी। ज़रा हमारे दर्शकों को बता दीजिएगा कि क्या है सिचुएशन इस वक्त, और ऑपरेशन किन बुनियादों पर शुरू किया गया है, क्या इनपुट्स थे फोर्सेस के पास जिसके बाद ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। जी बिल्कुल, आपको बता दें, आज सुबह सुबह लगभग 5:30-6 बजे के करीब दगवार तेरमा इलाके में कुछ संदिग्ध जो हैं वो देखे गए हैं, और उसके बाद अगर हम बात करें तो पूरे इलाके को जो है वो सर्च किया जा रहा है। आपको बता दें, ये दगवार तेरमा का जो इलाका है बिल्कुल सरहद से लगने वाला इलाका है, और यहाँ बीच से एक बहुत बड़ा नाला जो है वो बहता है, और इसी नाले का सहारा लेकर यहाँ से घुसपैठ जो है आतंकी जो है वो करते हैं। और वही देखने को आया है कि सुबह सुबह जो है घुसपैठ करने की कोशिश जो है वो की जा रही थी, और सिक्योरिटी फोर्सेस ने बताया जा रहा है कि उस घुसपैठ को नाकाम जरूर किया है, और उसके बाद इस पूरे इलाके में जो है वो सर्च की जा रही है। पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं कि पुंछ के साथ लगने वाले जितने भी इलाके हैं वहां पर बड़े पैमाने पर जो है वो सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। वही आज सुबह दगवार तेरमा के इलाके में जो है कुछ संदिग्ध जो है वो देखे गए हैं, और उसके बाद इस इलाके में जो है बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जी सनम। सन्नी आपने संदिग्ध बताया, यानी मुश्तबा अफराद की मूवमेंट बताई, साथ साथ में इन्फिल्ट्रेशन, तो क्या ये सिर्फ इन्फिल्ट्रेशन है या संदिग्ध देखे गए हैं? दो चीजें ही इसमें आपने। और ये जो दगवार है, ये क्या वो पिछले साल का वही इलाका है जो पहाड़ी इलाका है जहां बताया जाता था कि गुफाएं हैं, वहां पे जो लगभग 20 दिन के लिए ऑपरेशन चला था, क्या ये वही इलाका है या कोई हटके इलाका है? सर, ये जो दिगवार का इलाका है ये बिल्कुल ट्रेड सेंटर के पास का इलाका है, और पुंछ ट्रेड सेंटर से कुछ ही दूरी पर दगवार तेरमा का इलाका है, जहां पर पिछले कुछ दिन पहले 2 पैकेट जो है हीरोइन के जो है वो रिकवर किए गए थे। उसके अलावा यहाँ से कुछ OGW जो है वो हिरासत में लिए गए थे। और अगर बात करें इस इलाके की तो ये वो इलाका नहीं है जहां पर बड़ी बड़ी चट्टानें थी और घना जंगल था, लोग छुपे हुए थे, आतंकी छुपे हुए थे। ये वो इलाका नहीं है। उससे बढ़कर
ये इलाका है बिल्कुल पाकिस्तान की सीमा के ऊपर लगने वाला इलाका है और अक्सर हम देखते हैं कि यहाँ से घुसपैठ करने आने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान के द्वारा करवाई जाती है और इसी इलाके से कुछ युवाओं को भी हिरासत में लिया गया था जो युवा पाकिस्तान के आतंकियों के लिए काम करते थे और उसी इलाके में एक बार फिर से सुबह सुबह जो है कुछ मूवमेंट जो है वो नजर आई है और सेना ने पूरे इलाके को कार्डन कर लिया और बड़े पैमाने पर सेना और एसओजी जो है सर्च करती हुई नजर आ रही है। सनी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया सुबह सुबह हमें अपडेट करने के लिए। सनी शर्मा, दगवार का इलाका, और दगवार का इलाका लाइन ऑफ कंट्रोल का, जिस तरह सनी ने बताया कि जो ट्रेड सेंटर है उसके पास वाला इलाका है और ये चूंकि एलओसी पे है, जंगलात का इलाका है और यहाँ पे संदिग्ध यानी मुश्तबा अफराद को देखा गया है, उनके बारे में इनपुट से, और उसी के बाद यहाँ ऑपरेशन शुरू किया गया है। सनी जिस तरह बता रहे थे, हमारे नुमाइंदे वहाँ पे, और ये बता रहे थे कि इलाके में सुबह सुबह 5:30 बजे के करीब फोर्सेज की डिप्लॉयमेंट इलाके में है, यानी इलाके में जंगलात पे नजर रखी जा रही है और निचले इलाकों में जो इंसानों की मूवमेंट है उस पर भी नजर रखी जा रही है और साथ साथ में किसी के से भी पूछताछ की जाती है, देखा जा रहा है। ये इलाका जो है लाइन ऑफ कंट्रोल का, साल 2023 में हमने देखा कि पूरे साल इस इलाके में तनाव देखने को मिला और 2024 के आते आते भी इसी के पास वाला इलाका जो बफरियाज है, जहाँ पे जो हालत हुई जिसमें फौजी भी मारे गए, फिर सिविलियन शहरियों की भी जो मौत का मामला है वो सामने आया और उस चीज़ को लेके बड़ी फौज के सरबराह भी यहाँ पे आए थे, वजीर दिफा भी आए थे और कल जो है मरकजी वजीर दाखिला को भी जम्मू कश्मीर आना था और माना ये भी जा रहा था वो यहाँ पे भी जाएंगे, सारी सिचुएशन का, सिक्योरिटी सिनेरियो का हाल अहवाल भी देखेंगे। लेकिन उस सिक्योरिटी सिनेरियो के पस मंजर के बीच में ही आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जम्मू में जो है कल है एक आला सतही मीटिंग भी बुला रहे हैं और इस आला सतही मीटिंग में जम्मू कश्मीर का जो सिक्योरिटी सिनेरियो है उसको रिव्यू किया जाएगा। साफ जाहिर है जब सिक्योरिटी मामलात होंगे तो उसमें फौज भी होगी और जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी भी इसमें साफ जाहिर होंगे और उसके साथ साथ जो फौज के दूसरे अफसरान हैं वो होंगे और ये सारे लोग जो हैं सिक्योरिटी सिनेरियो, चूँकि प्रायोरिटी इस वक्त जो फौज की है, जो एडमिनिस्ट्रेशन की है, खित्ते पीर पंचाल पे नज़र रखने की, उस पीर पंचाल की जहाँ जो काफ़ी वक्त तक यूँ कह सकते हैं कि अच्छी खासी मुद्दत तक बड़ा शांति रहा, बड़ा पुरअमन रहा। लेकिन एक बार फिर 2023 और 2023 में सारे साल यहाँ पे जो सिचुएशन रही तो उसी सिचुएशन को मॉनिटर करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के आला पैमाने का एक रिव्यू, सिक्योरिटी रिव्यू लिया जा रहा है और किस तरह के ऑपरेशंस हो रहे हैं इस इलाके में उस पर भी उसका तबादला ख्याल किया जाएगा और जम्मू कश्मीर पुलिस सरबराह, उसके साथ साथ फौज और इंटेलिजेंस के इदारों के अफसरान भी इस रिव्यू मीटिंग में खुद हाजिर होंगे और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को ब्रीफ करेंगे ये रिव्यू मीटिंग के दौरान। तो सिक्योरिटी सिनेरियो का ये हाल वाला, लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर का जो डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर है, जो पैकेज की बात है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, उसकी भी कल मीटिंग, इसी रिव्यू मीटिंग में जो है समीक्षा की जाएगी, सिचुएशन को मॉनिटर किया जाएगा और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को कल ब्रीफ किया जाएगा कि डेवलपमेंट के मैदान में कहाँ कहाँ हम आगे जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या करने की ज़रूरत है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कल की मीटिंग है क्योंकि इस साल बजट जो है अभी फैसला नहीं हो सका है कि बजट वोट ऑन अकाउंट होगा या बजट पेश किया जाएगा क्योंकि सेशन कम है और उसके साथ साथ फिर कोड ऑफ कंडक्ट भी है, इंतखाबात होने जा रहे हैं। तो उस हवाले से बजट, प्री बजट या इससे हम कह सकते हैं कि वोट ऑन अकाउंट जो है उससे पहले की जो सिचुएशन है, उससे पहले ये जो बजट सिनेरियो है उस पर भी आज के इस प्रोग्राम के दौरान, इस कल की इस रिव्यू मीटिंग के दौरान जो है वो नज़र डाली जाएगी। गौर बिल्कुल, जिस तरह से हालात बने हुए हैं, हम सरहदी अजला की बात करेंगे तो उसके साथ ही अब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है वो कल बाज़ाब्ता तौर पर न सिर्फ सिक्योरिटी बल्कि जो तरक्याती मंसूबे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर उसका भी एक जायजा लेंगे। जहां मीटिंगों की बात करेंगे तो गुज़श्ता रोज भी कल एक मीटिंग मुनक्कद हुई है जिसमें सरमाई खेलों के हवाले से सयाहती मकाम गुलमर्ग के अंदर जो 2 फरवरी को खेलो इंडिया प्रोग्राम शुरू होगा, इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर एक मीटिंग की गई है जहां पर एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि जिस तरह से गुज़श्ता एडिशंस हुए हैं सरमाई खेलों का, विंटर गेम्स का गुलमर्ग के अंदर, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर है वो सरमाई खेलों का एक मरकज बना है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर या मुल्क के जितने भी खिलाड़ी यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं बल्कि बैरून ममालिक से भी जो खिलाड़ी हैं वो भी कहीं ना कहीं उनके दिल में भी एक लगन होती है कि वो भी सरमाई खेलों के दौरान
जो सयाहती मकाम गुलमर्ग है वहां का रुख करके वहां आ सके और 2 फरवरी से जो खेलो इंडिया सरमाई खेलों का बाज़ाब्ता तौर पर इसकी शुरुआत होगी। और इस सिलसिले में अब इंतजामिया के अफसरान को ये हिदायत दी गई है कि जो 2 फरवरी है जहां पर ये विंटर गेम शुरू होंगी उससे पहले ही जितने भी इंतजामात हैं उन्हें मुकम्मल किया जाए ताकि जो आने वाले जो खिलाड़ी हैं उन्हें किसी किस्म की परेशानी या किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इस सिलसिले में एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया सरमाई खेलों के गुज़श्ता एडिशन यानी कि 3 एडिशन जो हुए हैं उस कामयाबी ने जम्मू कश्मीर को सरमाई खेलों के मरकज में तब्दील कर दिया है। बिल्कुल गौर, कल चूंकि मनोज सिन्हा ने ट्वीट भी किया था और ट्वीट में उन्होंने बताया कि खेलो इंडिया के हवाले से बड़े पैमाने पे जो है सरकार पूरी तरह से तैयारी कर रही है और तैयारी भी करनी भी चाहिए क्योंकि करीबन 2000 के करीब यहाँ गेस्ट्स होंगे, खिलाड़ी होंगे, उनके साथ बाकी जो लोग होंगे, तो एक बड़ा इवेंट है और कश्मीर के टूरिज्म को भी ये इवेंट प्रमोट कर गया। एक तरफ से कश्मीर के टूरिज्म को और टैलेंट 2 टी होंगे इसमें, यानी टैलेंट और टूरिज्म दोनों चीज़ें, और जब ये प्रेजेंट होंगी, जब इनको इंटरनेशनल जो लोग हैं या नेशनल सतह के लोग जब यहाँ आएंगे तो जम्मू कश्मीर की इंतजामिया की कारकर्दगी भी इस दौरान वाज़ह हो जाएगी, किस तरह के अरेंजमेंट्स हैं। तो उसी कारकर्दगी को वाज़ह करने के हवाले से कल बाज़ाब्ता तौर पर मनोज सिन्हा की एक आला अफसरान की मीटिंग भी हुई और जिस दौरान ये बताया गया कि खेलो इंडिया इवेंट है और पास के जो खेलो इंडिया के इवेंट्स के दौरान एक जम्मू कश्मीर की सरकार की पजराई हुई है, उसी तरह से इस इवेंट के दौरान भी एक सही सिचुएशन बनी चाहिए। देखिए, इस सारे इवेंट के दौरान बड़ी तादाद में लोग आएंगे लेकिन बहुत सी नाउमीदी भी दिखाई दे रही है, वो मौसम की वजह से है। अब की बार जो बर्फ वगैरह वो उस तरह से नहीं हो रही है, तो ये नाउमीदी है, डर लग रहा है। और फिर वहाँ पे अशफाक भी रहते हैं, अशफाक के सारे इवेंट्स को गुलमर्ग में कवर भी करते हैं, हर हालात पे नज़र भी रखते हैं, वहाँ बर्फ़ से लेकर दूसरे मामलात पर भी नज़र रखते हैं। तो हम अशफाक के पास चलेंगे गुलमर्ग में और गुलमर्ग से हम देखेंगे कि अशफाक क्या हमें अपडेट कर रहा है। और इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि खेलो इंडिया जो इवेंट है ये यहाँ के टैलेंट को, चूँकि विंटर गेम्स में हमारे जो कुछ नई डेस्टिनेशंस को भी अब की बार सरकार जो है वो समझने की या एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही है और उसमें चूँकि पहलगाम में विंटर गेम्स वगैरह के हवाले से उतनी एक्टिविटीज़ नहीं देखी जाती थी, अब की बार सरकार जो है उसको प्रायोरिटी पे रख रही है। वहाँ पे भी विंटर गेम्स नाम भी हों लेकिन एक्टिविटीज़ जो है विंटर रिलेटेड वो वहाँ पे बड़े पैमाने पर की जा रही है। सोनमर्ग को भी पहली बार कहीं ना कहीं एक जगह दी जा रही है, एक मुकाम दिया जा रहा है सोनमर्ग को, वहाँ पे भी जो कुछ इवेंट्स सरकार मुनक्कद कराने का प्रोग्राम है वो कर रही है। लेकिन जो बर्फ़ है वो नहीं पड़ी है सोनमर्ग में जी, कोई कुछ देखा जाए तो आज की डेट में वहाँ 10 फुट के करीब बर्फ़ होनी चाहिए थी, लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ तस्वीर जो है पिछले 50 घंटों के दौरान जो वायरल हुई है उन तस्वीर में कुछ पैच दिखाए जा रहे, कुछ सफ़ेद सा धब्बा दिखाई दिया जा रहा है, सोनमर्ग में बर्फ़ नहीं है। तो उससे हमारे टूरिज्म सेक्टर को बहुत बड़ा धचका लगा है। और कल मैं जो कुछ टूरिस्ट प्लेयर्स हैं उनसे बात कर रहा था तो उनका भी यही कहना था कि ये बर्फ़ न पड़ने की वजह से जो टूरिस्ट हैं जो कश्मीर बर्फ़ देखने आना करते थे, अब वो कश्मीर के जगह बनिस्बत दूसरी जगहों पर अपना डाइवर्ट कर रहे हैं अपने जो टूर प्लान से, और बड़ी परेशानी है। इरफान फाजिल से भी हम जानेंगे कि क्या है खेलो इंडिया का इवेंट और इसमें किस तरह से लोग शिरकत कर सकते हैं, किस तरह से सरकार इसकी तैयारी कर रही है। लेकिन मुसीबत है, सबसे बड़ी मुसीबत है बर्फ़ ना पड़ना। कश्मीर की ये बर्फ़ ना पड़ना ये बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है आने वाले वक्त में, क्योंकि कुदरत का एक निज़ाम है और उस निज़ाम में जब बदलाव आता है तो बड़ी परेशानी होती है। कुदरत के निज़ाम में इस वक्त बर्फ़ होनी चाहिए थी और बर्फ़ के साथ साथ जब ये बर्फ़ सिर्फ इतना ही नहीं है कि हमारे टूरिज़्म के लिए फ़ायदेमंद है बल्कि पूरे साल भर हमारे लिए फ़ायदेमंद है। हमारे ग्लेशियर्स इससे बढ़ते हैं, उनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, उनमें बर्फ़ पड़ती है तो एक नया उनका ज़ख़ीरा अंदेज़ी हम कह सकते हैं, ज़ख़ीरा हो जाता है बर्फ़ का वहाँ पे, और फिर उन ग्लेशियर से लगातार हमें साल भर पानी मिलता रहता है। तो अगर बर्फ़ नहीं होगी तो ग्लेशियर्स पे ज़्यादा बर्फ़ नहीं पड़ेगी तो हमें पानी की भी किल्लत होगी और हमारा माहौल भी जो इन्वायरमेंट है वो भी तब्दील होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, पहले भी हो चुका है। इमरान फाजिल जो है हमारे साथी वो इस पूरे मामले पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया। खेलो इंडिया की ज़रा बात करें, आप लगातार नज़र रखे रहते हैं इस मामले पे, क्या कुछ है सरकार से लेके ज़मीनी सतह के हालात गुलमर्ग के जहां पे टूरिज्म प्लेस जो है या दूसरे लोग जो हैं वो आने जा रहे हैं? इरफान के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 24 के हवाले से जिस तरीके से अभी एक
हाई लेवल चेयर्ड मीटिंग हुई है जिसमें खासतौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी रहे और खासतौर पर प्रिपरेशंस को लेकर उन्होंने बात की है कि जो तकरीबन 2 फरवरी से गुलमर्ग में शुरू होने जा रहा है। खासतौर पर इसमें अगर देखा जाए तो सरमद हफीज जो सेक्रेटरी यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स है, उन्होंने भी इस पर प्रोग्रेस के हवाले से बात की है, डिपार्टमेंट्स को लेकर बात की है, वर्क एक्सपेंडिशंस को लेकर बात की है, फैसिलिटीज को लेकर बात की है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी खासतौर पर रहती है उस पर बात की गई है। और इस इवेंट को सक्सेस बनाने के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक एंथुसियास्टिक, एक जबरदस्त जोश खासतौर पर मेहमान नवाजी के साथ देखने को मिलेगा, क्योंकि मेमोरेबल एक्सपीरियंस है। और इस एक्सपीरियंस को लेकर अगर देखा जाए तो मीटिंग के साथ साथ कई मामला या प्रमोशनल कैंपेन्स के साथ साथ जोड़ा गया है, जिसमें जी हाँ रूम्स के हवाले से बात की गई है, डेप्यूटेशन ऑफ नोडल ऑफिसर्स के हवाले से बात की गई है, स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक के हवाले से बात की गई है, पार्किंग स्पेसेस के हवाले से बात की गई है, लॉजिंग ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से बात की गई है, और बड़ा इंपॉर्टेंट पावर और साथ ही साथ पानी की सप्लाई इस पर बात की गई है, पब्लिक यूटिलिटीज एम्यूनिटीज जो खास तौर पर रहती है इस पर बात की गई है, ताकि गेम जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए। साथ ही साथ राजीव राव भटनागर जो एडवाइजर है लेफ्टिनेंट गवर्नर के, अटल डुलू चीफ सेक्रेटरी, डॉक्टर मनदीप कुमार भंडारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट गवर्नर, सीनियर ऑफिसर्स के साथ साथ जो पुलिस एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस मीटिंग में शामिल रही है। और इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो है खासतौर पर इस मीटिंग पे जायजा लिया गया। अब जहां तक खेलो इंडिया का ताल्लुक है, जैसे आपको पता है सनम जी की इस वक्त ड्राई चल रहा है और ड्राई वेदर की वजह से थोड़ा सा काफी लोग जो है डिसअपॉइंटेड है, डिस्ट्रेस है, क्योंकि अगर अच्छी खासी बर्फ नहीं होगी तो वहां पर जो स्लोप्स है उन पर बात नहीं बनेगी। और खेलो इंडिया के साथ साथ देखा जाए तो स्कीइंग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। अब जिस तरीके से बताया जा रहा है मौसमी महकमियात ने कि तकरीबन 14 के बाद जो है मगरिबी हवाओं का असर होगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होगी, तो उस पर बालाई इलाकों पर बर्फबारी हो सकती है। सो वी एक्सपेक्ट कि लाइक अगर गुलमर्ग में अच्छी खासी बर्फबारी होती है तो खेलो इंडिया जो तकरीबन फरवरी के माह से शुरू होने जा रहा है उस पर एक अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्टर पड़ेगा और खेलो इंडिया सक्सेसफुल भी रहेगा, क्योंकि अगर बर्फबारी होगी तभी जाके ये सारी खेल वहां पर जो है उसको लुत्फानंदोज उठाया जा सकता है, इवेंट जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है। बहुत शुक्रिया इरफान फाजिल। उम्मीद पे दुनिया कायम है। इरफान बता रहे हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और वो होने जा रही है, तो डिस्टर्बेंस अगर जहीं से भी हो तो होनी चाहिए, क्योंकि इस डिस्टर्बेंस से जम्मू कश्मीर में चाहे वो साउदर्न हो, नॉर्दर्न हो, वेस्टर्न हो, जो भी डिस्टर्बेंस हो, लेकिन बर्फ पड़नी चाहिए। लेकिन उम्मीद का जो पैगाम है इरफान बता रहे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होगी और उससे बर्फबारी होगी। तो बर्फबारी ज़रूरी है इस मौसम में, इस विंटर में, हर विंटर में हमें बर्फ़ की ज़रूरत होती है। और इरफान ने जिस तरह अपडेट करते हुए बताया कि उम्मीद है, तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। लेकिन एक और उम्मीद टूटती हुई नज़र आ रही है और वो है सेहत के बारे में। एक सनसनीखेज रिपोर्ट शाया हुई है और उस रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर में कैंसर के हालात जो हैं उसमें डरावने ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत सामने आ रही है। और औसत 7 केसेस रोज़ के कश्मीर में रिकॉर्ड हो रहे हैं। कश्मीर इंस्टीट्यूट सूरा में, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट सूरा में और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के जो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में, और 6,617 केसें इस पिछले साल के दौरान रिकॉर्ड हुए। तो औसतन रोज़ के 7 केस। गौर ये हमें कहाँ ले जा रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरह से रिपोर्ट सामने आई है जहां पर कहा गया है कि साल 2023 के दौरान जो स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट सूरा है या जीएमसी श्रीनगर की जो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है, वहां पर साल 2023 के दौरान 6,617 नए केसेस जो मरीज हैं इस मर्ज में मुब्तला है उनका इंदराज हुआ है। उसके साथ साथ ही माना जाता है कि हर रोज 7 कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उनका इंदराज होता है, यानी कि हर माह 190 केसेस का इंदराज होता है। इससे माना जाता है जो डॉक्टर हैं, तिबी माहिरीन हैं, उनका मानना है कि ये जो सनसनीखेज इंकिशाफ हुआ इस रिपोर्ट में, जहां पर 7 हर रोज ये एक तूफान बर्पा करने वाली ये बात है कि 7 केसेस हर रोज दर्ज होते हैं, जिससे ये जो रिपोर्ट है उसमें ये शाया हुआ है। और साल 2022 की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा 1159 सरतान के मरीज आए थे, लेकिन साल 2023 में 44 साल रिकॉर्ड तोड़कर इसमें मजीद 34% इजाफा हुआ है और कैंसर से मुतासिर 1560 नए मरीजों की निशानदेही हुई है। साल 2023 की अगर हम बात करेंगे तो 5057 मामलात आए और साल 2023 में ये 5294 केसेस जो कैंसर के मरीज हैं उनकी निशानदेही हुई है। जीएमसी की जो वहां पर हमें इस रिपोर्ट में जो एदाद शुमार जारी किए गए हैं उसमें कहा गया है कि हर माह 140 नए मरीजों का इंदराज
थेरेपी के लिए किया जा रहा है। और साथ ही साथ 2023 की अगर हम बात करेंगे जरा रुकिएगा डॉक्टर काजी मोहम्मद अशरफ साहब हमारे जाने माने ओंकोलॉजिस्ट जम्मू कश्मीर के, और वो हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त फोन लाइन पे मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें थोड़ा सा अपना कीमती वक्त जो देने के लिए, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। लेकिन चूंकि पब्लिक इशू है और पब्लिक इशू में रोज के 7 नए केसेस जो हैं ये आना, ये क्या अलार्मिंग सिचुएशन तो नहीं है? शुक्रिया एजाज साहब। जी सर। ये अलार्मिंग सिचुएशन तो है ऑफ कोर्स, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये तो आज का डेटा नहीं है, ये तो बहुत पहले से ऐसा ट्रेंड रहा है। तो आज ये थोड़ा दिख रहा है, पीक पर आ रहा है, इस पर फोकस अटेंशन फोकस हो रहा है। तो लेकिन ये बहुत पहले से आ रहा है, बहुत सारे प्रेडिक्शंस भी ऐसी हुई हैं। 2015 में एक ICMR की एक स्टडी हुई थी जिसमें उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि 2024 से लेकर 2030 तक केसेस का जो ये है, क्या बोलते हैं इसको, कैंसर केसेस का जो इंसिडेंस है वो काफी बढ़ता जाएगा। तो उस हिसाब से उन्होंने काफी जो डेटा दिए थे, काफी वो डरावने डेटा दिए थे उन्होंने, इतना ज्यादा हो सकता है। तो वो ट्रेंड जो है मेरे ख्याल में वो ट्रेंड सामने आ रही है, और इस ट्रेंड के साथ मेरे ख्याल में इक़दामात जो हैं, इक़दामात करने पड़ेंगे इसको हैंडल करने के लिए, वो तो है। जो ट्रेंड है, क्या ये कोई मुसीबत जो ये आने वाली है या आ रही है, इस मुसीबत का कोई खास जम्मू कश्मीर के लिए कोई खास वजह है? नहीं, ये जम्मू कश्मीर के लिए कोई खास वजह नहीं है, ये पूरा ग्लोबल एक ट्रेंड है। ये पूरी इंडिया का जो प्रेडिक्शन है, जो ICMR ने किया था, वो जो स्टडी हुई थी 2016 में, तो उसके हिसाब से जो उन्होंने दिया था वो ओवरऑल इंडिया का उन्होंने दिखाया था। तो ट्रेंड बढ़ने वाला है। अगर देखा जाए तो ग्लोबली भी काफी इसका ट्रेंड जो है, कैंसर केसेस का ट्रेंड काफी बढ़ रहा है। और उसमें इंसिडेंस जो है, पहले तो इंसिडेंस 35 से लेके 50 एज तक को उतना ज्यादा नहीं था, कम था, लेकिन अब वो भी काफी इक्वल हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज जो है वो यंग कंट्रीज मानी जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया है, इंडिया में तो 50%, अबाउट 50% पॉपुलेशन जो है वो यंग है, दैट इज 20 to 29 ईयर्स ओल्ड। सो ऑब्वियसली यंग कंट्रीज जो है उनका जो प्रोपोर्शनल जो डेटा आता है, प्रोपोर्शनेटली जो डेटा आता है, वो नेचुरली स्टेटिस्टिक्स को बढ़ा देता है। तो उस वजह से ये ट्रेंड तो ग्लोबल ट्रेंड है। तो इसमें जम्मू कश्मीर में कुछ, ये खाली जम्मू कश्मीर में ऐसा हो रहा है ऐसा तो कुछ नहीं। डॉक्टर साहब, एक सवाल जो मेरे जहन में है, हम तो उन डेवलप्ड कंट्रीज में है नहीं, या उन कंट्रीज की तरह नहीं जहां लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो ट्रीटमेंट वगैरह की। हम तो अभी अंडर डेवलप्ड हैं, नए हमारा जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो क्या हम इससे मुकाबला करने की हिम्मत रख पाते हैं? हाँ, रख पाते हैं। इसमें कोई आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की, वैसे ऑन्कोलॉजी में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की कोई उतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है, वो ड्रग डेवलपमेंट में होता है ऐसा। क्योंकि जो बहुत सारे ऐसे जो ड्रग्स हमारे पास हैं, वो 60% उनका आप देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल 60% वो इसमें इफेक्टिव है कैंसर में। तो जो ड्रग डेवलपमेंट हो रहा है, उस पर जो काम हो रहा है, जो वेस्ट में हो रहा है, डेवलप्ड कंट्रीज में हो रहा है, वो ड्रग डेवलपमेंट पर हो रहा है, ताकि इसका जो इफेक्टिवनेस जो ड्रग्स का है, कीमोथेरेपी जिसको हम बोलते हैं, उसका 60% से थोड़ा ज्यादा बढ़ जाए, लगभग से 80% हो इफेक्टिवनेस या 90%। आप तो अभी कुछ ड्रग्स ऐसे आए हैं, उनकी साइड इफेक्ट बहुत कम है और इफेक्टिविटी अच्छी है, लेकिन एज फार एज ओवरऑल इस जिसको मतलब कैंसर को हैंडल करने का जो ये है टेक्नोलॉजी है, उसमें कुछ उतना कुछ खास टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ती है। उसमें बेसिक चीजों की जरूरत पड़ती है, जो बेसिक जो चीजें हैं, जो पब्लिक को एट लार्ज उन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, और डॉक्टर्स को एट लार्ज उन चीज को कंसिडर करना पड़ता है। तो उन सब चीजों से ये सब चीज हैंडल हो जाती है। डॉक्टर साहब, एक चीज जानना चाहूंगा, ये जो कैंसर के केसेस बढ़ना है, क्या इसकी वजूहात है? क्या खाना पीना इसकी वजूहात है? लाइफस्टाइल में चेंज होना, क्या कुछ अहम वजूहात है, ताकि लोगों को भी पता चले? या इसकी जो अलामात है, लोग इससे पहले ही अगर पहली स्टेज पर होगा तो किस तरह उनको पता चलेगा कि वो इस मर्ज में मुब्तला है? देखिए, अगर आप आज से 50 साल पीछे जाएंगे तो उस वक्त जो था, अप टिल मिड 20th सेंचुरी, जो बिगेस्ट किलर था वो उसको इन्फेक्शियस डिजीजेस थी। ठीक है, तो इन्फेक्शियस डिजीजेस को हैंडल करना उस वक्त बहुत बड़ा ये था। उससे जो एवरेज एज जो थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो 45 से ज्यादा नहीं जाती। इवन इन अमेरिका 1900 अगर आप देखेंगे 1900 यानी कि 20th सेंचुरी के आगाज में,
लाइफ एक्सपेक्टेंसी 47 ईयर्स थी, इस वक्त वो 87 से ज्यादा है, क्योंकि वो इन्फेक्शियस डिजीज का जो था वो हमने हैंडल कर दिया। लेकिन जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो जाती है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो जाता है, तो ये देखा गया है साइड बाय साइड जो क्रॉनिक डिजीजेस हैं उनकी एपिडेमिक्स बढ़ जाती है। तो जोनाथन कैली ने अपनी एक बुक में पैथोजेनेसिस में ऑलरेडी इसके बारे में पूरा डिटेल दिया है। उसने लिखा है कि जो 21st सेंचुरी विल बी एन एपिडेमिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो ये तो उसका ट्रेंड तो नेचुरली जो ही इकोनॉमिकली आप डेवलप हो जाते हैं, आपका फूड हैबिट्स चेंज हो रहा है, आपकी एज बढ़ती है, आपकी बाकी सब चीजें हो जाती है, क्योंकि कैंसर तो एक डिजीज है एज की, तो नेचुरली कैंसर की जो डिजीज है वो बढ़ती जाएंगी। और कैंसर इज गोइंग टू, आप बोल रहे हैं कि कैंसर ओवरटेक करेगा जो कार्डियोलॉजी, जिससे जो हार्ट अटैक से जो डेथ्स होती है, कि सबसे ज्यादा डेथ्स तो हार्ट अटैक और डायबिटीज से हो जाती है, जैसे उसको भी ओवरटेक करेगा, क्योंकि ऐसा ट्रेंड है, ग्लोबली ऐसा ट्रेंड देखने को मिलता है। इसके बहुत सारी बात है डॉक्टर साहब। आप हाँ, कोई घबराने वाली बात है? हमें क्या करना चाहिए? हमें इसके बारे में ये है कि हमको बेसिकली हम लोग क्या है, हम लोग देखते हैं कि भाई कोई किसी को कोई हो जाता है, गिल्टी हो जाती है, कुछ हो जाता है, ये होता है, बोलता है कि नहीं जी हम इसमें दर्द नहीं हो रहा है, इसमें ये नहीं हो रहा है। देखिए जो कैंसर है, कैंसर में दर्द नहीं होता है, कैंसर में पेन नहीं होता है। कैंसर में जब पेन होता है वो लास्ट स्टेज होता है। ये मेरे ख्याल में ये मैसेज क्लियरली जाना चाहिए लोगों को। ये मैसेज अभी भी मुझे लग रहा है कि मैं इसमें बहुत अभी सक्सेसफुल नहीं रह रहा हूं कि लोगों को ये मैसेज देने में कि कैंसर और पेन जो है, पेन कैंसर का एंड स्टेज है। कैंसर इनिशियल स्टेज में पेनलेस होता है, इसको ये पेनलेस डिजीज होती है। मुझे समझ नहीं आता है क्यों नहीं ये मैसेज अक्रॉस जाती है लोगों को। नंबर एक बात। नंबर दो बात, अवेयरनेस की कमी है। अवेयरनेस की कमी तो नहीं है, अवेयरनेस हो रही है, लेकिन लोगों को समझने में देरी लगती है, क्योंकि लोग बहुत सारे जो पेशेंट्स आते हैं वो बोलते हैं कि उनको बोलते हैं कि आपको सर्जरी करना पड़ेगा, आपको इसका इलाज करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब इसमें तो दर्द है नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं, ये मुझे कुछ नहीं करता है। तो ये प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, तो अल्टीमेटली जब दर्द होता है तो उस वक्त स्टेज 4 हो जाता है। तो मेरे ख्याल में ये मैसेज क्लियर जानी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, आफ्टर 50 ईयर्स, जिसका भी 50 ईयर्स का एज है, उसको मेरे ख्याल में स्क्रीनिंग करना चाहिए किसी किस्म का, मतलब स्टूल टेस्ट करने चाहिए, कोलोनोस्कोपी करनी चाहिए, एंडोस्कोपी करनी चाहिए, एक्सरे चेस्ट करना चाहिए, और मिनिमम से मिनिमम अल्ट्रासाउंड तो करना चाहिए रेगुलर बेसिस पर। ठीक है, तो साल में अगर एक बार कर ले या 2 बार कर ले, मेरे ख्याल में उससे हमारा वो डिटेक्शन का बर्डन बहुत कम हो जाएगा। तो केसेस का जो है वो स्टेज 4 से लेके स्टेज 2 और स्टेज 3 पर माइग्रेट हो जाएंगे। ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छी एक चीज है। इसमें आप पेशेंट पर और लोगों पर ज्यादा नहीं कर सकते हो, डाल सकते हो ये बात, क्योंकि कैंसर को डिटेक्ट करना आम इंसान के बस में नहीं है। इसमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होती है, जिसको हम स्पेशल टेस्ट बोलते हैं, स्टूल टेस्ट होता है, सिमोग्राफी होती है। वो मैंने पिछले प्रोग्रामों में उसके बारे में जिक्र किया है। वो सब मेरे ख्याल में होना चाहिए, और पेशेंट को, लोगों को जो 50 ईयर्स एज क्रॉस कर चुके हैं, उनको इस बारे में चौकस रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात वही है। तो अगर वो चौकस रहेंगे तो मेरे ख्याल में ये सब चीज अर्ली स्टेज में इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशरफ साहब, कीमती वक्त देने के लिए। डॉक्टर अशरफ, काजी अशरफ, जाने माने हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं और इस पर बहुत तहकीकात करते हैं। शोबे जो हमारा कैंसर है, ऑन्कोलॉजी है, या इससे कार्सिनोमा जो कहा जाता है, इसमें इनका एक अच्छा एक्सपीरियंस है और वर्ल्ड रिनाउंड हमारे डॉक्टर है। इन्होंने अपने मशवरे से हमें नवाजा, और इस नवाजे में जो इन्होंने बताया कि 50 साल पार, तो आप हो जाइए तैयार, आपको टेस्ट वगैरह करने पड़ेंगे। ख्याल रखिएगा, एक टेस्ट कर लीजिएगा महीने में 2-3 महीने के बाद किसी भी बार डॉक्टर के पास जाइए, बताइएगा, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बताया कि ये साइलेंट डिजीज़ है, साइलेंट किलर है। तब तक पता ही नहीं चलता है जब तक इसने गर्दन दबोच रखी होती है। तो ख्याल उस चीज़ का रखिएगा। लेकिन आपको बताएं, हमें कमर्शियल ब्रेक का ख्याल रखना है। हमारी कमर्शियल स्पॉट है इस वक्त। एक छोटा सा तजारती वक्फा हम लेते हैं। तजारती वक्फे के बाद हम वापस आएंगे, खबरें रहेंगी और मामलात रहेंगे, लेकिन छोटे से तजारती वक्फे के बाद।